डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? पुली। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? पुली। और ये आपका मशीन का सेकेंड पार्ट होने वाला है, ठीक है। अब तो समझ लीजिए पुली कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर गांव में जब गए होंगे तब आपने देखा होगा कि एक कुआं होता है। कुएं से पानी निकालने के लिए लोग क्या करते हैं ना, उसके ऊपर एक फ्रेम लगाते हैं लकड़ी का। समझिएगा, एक लकड़ी का क्या लगा दिया गया? फ्रेम। इस फ्रेम में एक वुडन एक्सल लगा दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखेंगे ऐसे करके लकड़ी का बना हुआ रहता है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक रोप इस साइड से आते हुए अंदर की ओर और इस साइड से होते हुए सामने वाले व्यक्ति के हाथों में लगा रहता है। देखा आपने? यानी मैं इसको इस जगह पे दिखाऊं तो क्या देखेंगे? इस तरह से देखेंगे। मान लीजिए धागा उस पार से होते हुए मैं कुआं के अंदर तो दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से खींचे जाते हैं, रस्सी इधर होती है, रस्सी को इस तरह खींच लिया जाता है, ठीक है। यह जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है पुली। ये क्या है आपका? पुली। तो पुली का मेन वर्क समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा। पुली है क्या? पुली कह सकते हैं कि गोल लकड़ी का फ्रेम या फिर आपका लोहे किसी भी एक मटेरियल का फ्रेम होगा जिसके ऊपर क्या होगी? एक रस्सी लगी होगी। रस्सी इस पर क्या करती है? हम लोग रस्सी को खींचते हैं और पुली घूमता है गोल गोल एक ही पॉइंट पे। देखिए, मैं इसके सामने का व्यू दिखा रहा हूँ। मान लीजिए इसके ऊपर मैं पुली को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब डायग्राम बनाने में तो महारत हासिल है मुझे। पुली, देखिए ये पुली का ऐसा फ्रेमवर्क है। ये गोल सा व्हील है। ये क्या है? आपको इधर सामने से लंबा क्यों नजर आ रहा है, लेकिन गोल सा व्हील है। होता क्या? ये जो खाली जगह है यहाँ पे हम लोग रस्सी डालते हैं। रस्सी इस घाट में क्या हो जाती है? जाके अटक जाती है सर पे। हाँ, नहीं पुली नहीं, साइकिल का जो रिंग होता है बीच में जिस तरह गड्ढा बनाता है उसी तरह गड्ढा बनाते हैं। इस ग्रुप में जाके क्या होगा? आपका रोप। इस जगह पे क्या डाल दिया आपने? रोप। तो ये रोप इस जगह पे क्या होगा? रहेगा। आपका रोप क्या होगा? इसी पे घूमेगा। रोप क्या होगा? इसी पे। अगर ये ग्रुप बना रहता है तो रोप इसके अंदर क्या हो सकता है? मूव करेगा। अगर ये ग्रुप नहीं बना होता, अगर ये प्लेन होता तो क्या होगा? रस्सी इधर निकल जाती या फिर उधर निकल जाती। समझा पाए? तो पुली और साइड से अगर मैं देखता हूँ जहाँ पे ये, तो देखते हैं क्या इस जगह पे एक रॉड होता है, इसके अराउंड ये गोल गोल घूमती है। आपको ये पता होना चाहिए जब सवाल करते हैं पुली का तो पुली दिखता कैसा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पुली एक क्या कह सकते हैं, एक मटेरियल है, एक मशीन है जिसके द्वारा कुएं के अंदर से क्या निकाला जाता है? पानी निकाला जाता है। गाँव में जनरली देखा जाता है। इसमें होता यह है कि जैसे इसके अंदर रोप लगा के हम लोग इस तरह खींचते हैं तो बहुत आराम से पानी खींच के बाहर निकाला जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि पुली सिर्फ हमें कुएं से पानी निकालने में यूज़ होती है। पुली का यूज़ आपने आसपास बहुत सारा देखा होगा। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ते जाएंगे पुली के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा पुली के बारे में और जानकारी आपको दे दें। अगर आप पुली को ध्यान से देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर ये जो धागा है, ठीक है,
पुली इस मशीन का नाम है, बात सुनो, पुली क्या है? सिर्फ मशीन का नाम है। इस मशीन का नाम क्या है? सिर्फ पुली। धागा ये जिसमें थ्रेड डालते हैं वो अलग है, जिस सामान को हम लोग खींच के उठाते हैं वो अलग है। जैसे कि हम लोगों ने लीवर में पढ़ा था, लीवर में क्या पढ़ा था? जिस सामान को उठाया जाए उस सामान को क्या कहते हैं? लोड। जिस सामान को उठाया जाए, खींचा जाए, उसे क्या कहते हैं? लोड। तो इसमें क्या हो गया आपका? ये बकेट के अंदर पानी भर के खींच रहे हो तो पूरा का पूरा क्या होगा? लोड। अब देखिए इस रोप को खींच रहे हैं ना, तो हम लोगों ने ताकत कहाँ पे दिया? रस्सी पे दिया। तो रस्सी क्या कहलाएगा? एफर्ट। यहाँ से चीज़ें घूम रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? फलक्रम। आप क्या कहते हैं यहाँ पे? फलक्रम। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फलक्रम के बारे में बात नहीं करेंगे। लोड और एफर्ट के बारे में बात होगी, लेकिन अलग संदर्भ में होगी। ठीक है, थोड़ा समझते हैं उसको। अच्छा, पुली समझा दिया गया। अब समझते हैं टेंशन। क्या समझते हैं? टेंशन क्या है? देखिए, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, सामने एग्ज़ाम आ रहा है। ये टेंशन वो टेंशन नहीं है। अब इमेजिन करो कि आपके पास एक धागा दे दिया गया है, जैसे ऐसे ही दिया गया, जो व्रिल करके है, मतलब ऐसे ही उसके अंदर थोड़ा सा जैसे तैसे रखा हुआ है, किसी तरह का खिंचाव नहीं है। अब आप क्या करते हैं? इस धागे को लेके ऐसे पकड़ते। बात सुनो, आप क्या करते हो? धागा या रस्सी को लेके इस तरह से खींच के पकड़ते हो, ऐसा कि टूट ना जाए, ऐसे खींच के पकड़ते हो। तो इस धागे को जब खींच के पकड़ा गया तो कैसा नज़र आएगा? समझा सकते हैं? ए और बी। सपोज इसको किस डायरेक्शन में हम लोगों ने पकड़ा है? यहाँ पकड़ के इधर खींच रहे हैं, इसको यहाँ पकड़ के इधर खींच रहे हैं, तभी धागा क्या होगा आपका? खींचेगा। जब दोनों को पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाता है, एक एंड को इधर तो एक एंड को उधर। कभी ऐसा नहीं हो सकता एक एंड इधर खींचे दूसरा एंड भी इधर खींचे और आपका रोप टाइट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझिएगा इधर। आप इसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि टेंशन क्या है। आप कोई भी रोप लेते जो कि ऐसे रखा हुआ था पहले, आप उस रोप को पकड़ लेते हैं, दो एंड में पकड़ के खींच देते हैं। मैं रोप को तो नहीं कह सकता, मेरे पास एक छोटा सा रुमाली है, इमेजिन कीजिए ये ऐसे रखा हुआ था, ठीक। मैंने क्या किया? इसको दोनों एंड से पकड़ के, अब देखिए ये ज़्यादा टाइट हो गया, हाँ या ना? स्ट्रेट है, तो ये जो स्ट्रेट हो रहा है अब वो इस फॉर्मेट में आ गया। आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं इस एंड को इधर खींच रहा हूँ तो इस एंड को मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर खींचना पड़ेगा, हाँ या ना? और रोप एक ही जगह पे क्या है? फिक्स है। रोप क्या है? यहाँ पे एक ही जगह पे फिक्स है, एंड एकदम स्ट्रेच करके रखा हुआ। तो इस जगह पे जो चीज़ तैयार हो रही है उसे कहते हैं टेंशन। आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा। समझिए, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। अब बताओ इसको मैं किधर खींच रहा हूँ? इधर खींच रहा हूँ। मैंने फोर्स लगाया है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या होगा? एक रिएक्शन फोर्स आना चाहिए। तो चलिए इसका मैं मान लेता हूँ कि इसका रिएक्शन फोर्स है ए पे, हाँ। बी को मैं किधर खींच रहा हूँ? इधर। तो इस पर रिएक्शन फोर्स क्या होगा? समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, आगे जाके मुझे वरना क्या होगा, बाकी जगहों की तरह मुझे भी कह देना पड़ेगा। एज्यूम कर लो बाबू इसमें ऐसा ही होता है। मैं आपको फील कराऊँ रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, वर्क कैसे करती है। तो वायर के अंदर जो खिंचाव क्रिएट होती है, मतलब जो खिंचाव होती है, उसे कहते हैं टेंशन। टेंशन ध्यान से देखो तो रिएक्शन फोर्स है। ध्यान से, यही ये वायर, मैंने क्या कहा था कि आप जब कभी भी किसी रोप को लेकर से खींच लेते हो अपोजिट साइड में, तो इस रोप के ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको खींच के रख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? टेंशन। तो रोप तो इसी मिडिल में, तुम इधर खींचे और तुमने इधर खींचा, इन दोनों के बीच में मैंने इधर खींचा और इधर खींचा, इन दोनों के बीच यानी इस पोर्शन में। तो इस जगह के पोर्शन में जो फोर्स आ रही है वो फोर्स क्या है? टेंशन। इट मीन्स टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन इज अ फोर्स। और ये कैसा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। तुमने फोर्स लगाया है, उसका रिएक्शन में आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा इधर देखो, और न्यूटन ने क्या कहा? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। याद रखिएगा, अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, बीच में टेंशन है, टेंशन क्या होगा? सेम होता है। टेंशन की वैल्यू क्या होती है? सेम। अब आपको जब सवाल करेंगे ना पुली का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सपोज यहाँ फोर्स लगा, एक फोर्स क्या लग रहा है? इधर लग रहा है, ए और बी पॉइंट है, तो एक टेंशन इधर जा रहा है, एक टेंशन क्या हो रहा है? इधर जा रहा है। याद रखिएगा मेरी बातों को यहाँ पे, अगर धागा सेम है, अगर आपने रोप चेंज नहीं किया, बात सुनिए, अगर आपने रस्सी चेंज नहीं की, वही रस्सी कितनी बार भी घुमा दीजिए, रस्सी सेम है,
तो रस्सी के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जनरली इतना घुमा हुआ नहीं रहेगा, वो आपका क्या होगा, पुली के अराउंड घुमा हुआ रहता है ऐसा करके। इस जगह पे जो टेंशन है, 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 क्या होगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है अगर रोप सेम है तो। अगर आपने रोप चेंज कर लिया, मीन्स यहाँ से एक रोप यहाँ पे बांधी, यहाँ पे दूसरा रोप का गांठ बांध के फिर इधर लगाए, तो इधर टेंशन T है तो T1 होगा, इधर टेंशन क्या होगा, T2। क्यों, आपने एक रोप के अंदर क्या किया, एक रोप में क्या किया, दूसरा रोप जोड़ा है। रोप सेम है, टेंशन सेम है। एक रोप में दूसरा रोप आपने क्या कर दिया, जोड़ लिया, टेंशन क्या हो गया, बदल गया। समझा पा रहे हैं, हाँ या ना। अच्छा, इस जगह पे पूरा रोप सेम था, मैंने इसको जब खींचा, फिर से समझा रहा है, एक ही रस्सी है, सपोज ये रस्सी होती, इधर खींची, टेंशन इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, इस पॉइंट पे भी टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे T तो यहाँ पर भी T ही होगा, T1 T2 नहीं, इधर भी T तो इधर भी T। क्यों, रोप सेम है। और टेंशन एक टाइप का फोर्स है जो क्या करता है, उसको स्ट्रेच रखता है। समझा पा रहे हैं। और टेंशन क्या होता है, जिस पॉइंट से आप उसे देख रहे हो उस पॉइंट से वो दूर भागता है। टेंशन क्या है, जिस पॉइंट से आप देख रहे हो उस पॉइंट से वो क्या होता है, दूर भागता है। मुझे इस पॉइंट पे देखना, देखो इधर भाग रहा है ना, इस पॉइंट पे देखना, इधर क्या हो रहा है, उधर भाग रहा है, हमेशा दूर भागता है टेंशन। समझा पाए, नोट कर लीजिएगा। देखिए, टेंशन को थोड़ा डीपली समझाने के लिए पुली का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, पुली का यूज़ करेंगे। टॉपिक है सिंगल फिक्स्ड पुली। हमारा टॉपिक क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, अब देखिए फिक्स का मतलब क्या है कि पुली हिलेगा नहीं आपका। अब ले सर, पुली नहीं हिलेगा तो रस्सी कैसे घूमेगी, रस्सी घूमने वाला पार्ट हिलेगा, पूरा का पूरा पुली नहीं हिलेगा। देखो इस तरह से, ये मेरा हुआ गोल वाला पार्ट पुली, आया ना। अब इसको हिलाना नहीं है तो क्या करते हैं, इसको मान लीजिए मैं सीलिंग होगा कहीं पर भी, इसके अंदर से एक्सेल निकलती है ना, रॉड ऐसा करके बाहर निकलती है, इस रॉड के साथ इसको क्या करते हैं, नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, इस पार भी और उस पार भी। अब क्या करते हैं, इस पे देते हैं रस्सी, एक रस्सी इधर मान लो, इस पार से होते हुए ऐसे जाएगा। समझा पा रहे हैं, ठीक है, समझा पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसके पीछे से जा रहा है, व्हील के अंदर से आ रहा है। अच्छा बताओ, मैं इस रस्सी को खींचूंगा तो क्या होगा, ये रस्सी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये सरफेस पे ब्लॉक कर दिया गया, ये मेरा पुली, ये मेरा क्या है, पुली। पुली के बीच में जो रॉड है वो एक्सेल, पुली के बीच में जो रॉड है वो क्या है, एक्सेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक लोड लगा दे रहा हूँ, एल। मैं क्या लगा रहा हूँ, लोड यानी एल, कुछ वजन है, यहाँ पे कुछ वजन है, लोड में उसको मैंने लगा दिया एल। क्लियर है। अब मैं इसको खींचना चाहता हूँ तो किस एंड से खींचूंगा बताओ, इस एंड से खींचेंगे। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए चलिए, मेरा हाथ आ गया और मैं कहाँ खींच रहा हूँ इसको, हाँ डाउनवर्ड खींच रहा हूँ। मैंने हाथ लगा के कहाँ खींचा इसको, डाउनवर्ड। ठीक है, अब बताओ, इसको मैं डाउनवर्ड खींचूंगा, इसके कारण क्या होगा, वायर थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। पहले रखी थी, जैसे खींचेंगे तो वायर क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और ये लोड कहाँ से उठेगा, बात सुनो, लोड कहाँ उठेगा, लोड को मैं उठाऊंगा। मुझे इस पॉइंट पे टेंशन चेक करना है। टेंशन क्या होगा, दूर जाए ऊपर जाएगा। इस पॉइंट पे मैं टेंशन चेक करूंगा, इस जगह पे टेंशन, इस जगह पे क्या देखेंगे, टेंशन। पूरा रोप सेम है, टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अच्छा अब बात सुनो, इधर बहुत ध्यान देना। इधर अगर मैंने रस्सी को खींचा
रस्सी पे क्या था, एक कुछ वुडन ब्लॉक कुछ भी लगा हुआ था, वुडन ब्लॉक अपने आप उठा। तो ध्यान से देखो, तुमने क्या रोप को खींचा है या ब्लॉक को खींचा है, देखिएगा। तो इस लोड को जो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो खींचा, तो मैं लोड को खींच रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में क्या लोड है। पिछली बार तो मैं लोड को डायरेक्टली अप्लाई कर रहा था फोर्स, मैंने क्या लोड को खींचा, मैं लोड को ही खींच रहा, लेकिन ध्यान से देखो तो मैं तो रस्सी को खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे लोड को कितना टेंशन खींच रहा है, एक। याद रखिए, कभी भी आप बात सुन लीजिए, कभी भी आपसे पूछा जाए कितना लोड लगा है, कितना एफर्ट लगा, तो आप देखो डायरेक्टली लोड पे कितना टेंशन लगा हुआ है, इस लोड पे कितना टेंशन लगा हुआ है, एक। तो लोड कितना टेंशन के बराबर हो गया, एक। एफर्ट, आप एफर्ट इधर से दे रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एफर्ट आपने दिया, इस एफर्ट आपने जो फोर्स लगाया इस रोप पे लगाया, तो ये एफर्ट किसके बराबर, कितना टेंशन के बराबर होगा, एक तो टेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं एफर्ट पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे अब ध्यान से देखो तो तुम्हें नजर आएगा पूरा रोप सेम है, तो दोनों पे टेंशन की वैल्यू भी क्या, सब पे टेंशन सेम ही होगी। अच्छा, हम लोग को क्या पता है यहाँ से, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला याद है क्या किसी को, तो लोड बाय एफर्ट। लोड का फॉर्मूला क्या होता है, टी, एफर्ट का फॉर्मूला भी क्या होता है, टी। तो वैल्यू क्या हो गई, सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज 1। अच्छा, अगर किसी का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। यानी सिंगल फिक्स पुली किस काम का है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब कहेंगे ये डायरेक्शन किस तरह चेंज करता है, देखिए बहुत बार भारी सामान उठाना पड़ता है, तो उसके लिए इस तरह से उठाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत हाथों में दिक्कत हो जाती है, उस समय आप पुली लगा लीजिए, इस तरह से खींचिए, चीज़ों को आराम से ऊपर की ओर आप लिफ्ट कर पाएंगे, समझा पाए। तो सिंगल फिक्स पुली उसके लिए काम आता है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली का हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे अभी क्या, लोड बाय एफर्ट, टी बाई टी, यानी टेंशन बाय टेंशन, कट के वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए, इसकी बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो के बारे में, वी आर। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताइए तो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का फॉर्मूला की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर बाय एफर्ट बाय टाइम, डिस्टेंस कवर बाय लोड बाय टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, डिस्टेंस कवर बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस कवर बाय लोड। अब देखिए, अगर वेलोसिटी रेशियो में अगर मैं इधर से एक क्या, मैं इधर से अगर 5 मीटर इसको क्या करूं, खींच लूँ इधर, तो ये क्या होगा 5 मीटर की ओर, ये क्या होगा सीधा सीधी ऊपर की ओर उठ जाएगा। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ तक, ये लोड कहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक लोड यहाँ पहुँचेगा। मतलब लोड पहले कहाँ था, इस जगह पे था। अगर मैंने यहाँ से 5 मीटर का रोप नीचे खींच लिया है, तो ये 5 मीटर की रोप कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय या डिस्टेंस कवर बाय लोड यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी क्या हो जाएगा 5 मीटर। और मैंने एफर्ट में कितना दिया, कितना डिस्टेंस कर दिया, मैंने रोप को नीचे की ओर खींच दिया 5 मीटर। देखिए, आपका लोड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और आपने एफर्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाया है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो कट के क्या हो जाएगी वैल्यू 1। इट मीन्स अगर ये वैल्यू x मीटर होती है, तो ये वैल्यू भी क्या होगा, x मीटर होगा। x बाई x कट के वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज़ 1। नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, सिंगल मूवेबल पुली। इसमें क्या होता है, वापस हम लोग क्या करते हैं, रूफ पे इस बार क्या करते हैं, यहाँ पर एक हुक से एक स्ट्रिंग लगा देते हैं और इस जगह पर एक पुली लगा देते हैं। इस पुली से इस तरह का हुक झूल रहा होगा, जिस पर कुछ ना कुछ आप लोड लगा दीजिए, ठीक है।
आप कुछ लोड लगा दीजिए। अब सीलिंग के ऊपर सपोज कोई खड़ा है और इससे क्या कर रहा है, वायर को पकड़ा है या रोप को पकड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं इसे आप। और इस रोप को अगर वो ऊपर की ओर खींचे, क्या करे, इस रोप को ऊपर की ओर खींचेगा, ऐसे अगर खींच रहा होगा, तो आप बताइए इधर लोड को कौन खींच रहा है? तो लोड से दो टेंशन निकल रही है, वायर सेम है इसलिए टेंशन की वैल्यू सेम होगी। तो लोड को आपने जो सामान खींचा, आपने तो सामान नहीं खींच रहा, आप तो क्या करें, यहाँ पे स्ट्रिंग खींच रहे हैं। तो स्ट्रिंग पे कितना आपका प्रेशर पड़ रहा है, यानी कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन कितना का लग रहा है आपका। तो आप जैसे स्ट्रिंग से यहाँ पे जब लगा रहे हैं एफर्ट, आप तो इधर से एफर्ट ताकत लगा रहे हैं, और जैसा कि आपको बताया गया कि टेंशन में से दूर भागती है, तो लोड को कितना टेंशन खींच रहा है, 2, तो लोड की वैल्यू हो जाएगी 2T। और एफर्ट से देखिए कितना टेंशन निकल रहा है, 1। सो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोड बाय एफर्ट, इट मीन्स 2T/T, तो वैल्यू 2। तो देखिए आइडियल मशीन के केस में अगर सिंगल मूवेबल पुली हो तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होती है, 2 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि MA इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब आप 10 किलो का फोर्स लगाकर 20 किलो की चीज़ों को उठा सकते हैं। अब इसमें बात आता है कि सर 10 किलो का मैं ताकत लगा के 20 किलो के सामान तो निकाल लूँगा, लेकिन मेरा स्पीड क्या होगा, क्या ये स्पीड भी मल्टीप्लाई करेगा? तो देखिए उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ता है वेलोसिटी रेशियो, VR। जैसा कि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफर्ट बाय लोड। और ज़्यादा सिंपल किया हम लोगों ने, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड था। तो ज़्यादा सिंपल करने के बाद क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल कवर बाय एफर्ट, डिस्टेंस कवर बाय लोड, ये फॉर्मूला हो गया था। ठीक है, देख लीजिए, यही थोड़ा देर पहले आपको बताया गया, डिस्टेंस कवर बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय या कवर बाय लोड। अब इस जगह पे एक केस बनता है क्या कि सपोज इसने X मीटर रोप को खींच लिया अपनी तरफ, तो सीधी सी बात है ये जो इतना नीचे लोड है, ये लोड क्या होगा, थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया होगा। समझा पा रहे हैं? इट मीन्स आपका पुली अब यहाँ पे होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। अब मैं लोड बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, तब लोड क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया। अब देखिए सवाल आता है कि आपने एफर्ट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाया है, कितना का आपने कितने मीटर की रोप खींच ली है। तो आपने X मीटर की रोप खींच ली है, लोड कितना ऊपर उठा है, क्या लोड भी X मीटर ही ऊपर उठा है? तब कहा जाएगा नहीं। बात सुनिए, आपने जैसे 10 मीटर रस्सी ऊपर खींच ली, तो 10 मीटर नीचे रस्सी क्या वो कम गई, ऊपर चली गई, तो आपके हिसाब से लोड तो 10 मीटर ऊपर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि लोड अकेला नहीं है, लोड पे 2 टेंशन लग रहा है। तो लोड क्या होगा, जैसे 10 मीटर की वायर ऊपर चली गई होगी, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये X मीटर की जगह आप इमेजिन कीजिए कि इसने क्या किया, 10 मीटर की रस्सी खींच ली ऐसे करके। तो आपके हिसाब से कह सकते हैं कि 10 मीटर की रस्सी यहाँ से निकल गया होगा, यहाँ 10 मीटर की रस्सी कम गई होगी, लेकिन लोड क्या 10 मीटर ऊपर गया। इसके लिए आपको बता रहे हैं, देखिए इस लोड से 2 टेंशन निकल रही है ऐसे करके, और लोड बीच में झूल रहा होता है। तो जैसे इधर से 10 मीटर की रस्सी निकल गई होती है, ये 10 मीटर ऊपर तो बढ़ती है, लेकिन 5 मीटर इस साइड से कमता है, 5 मीटर इस साइड से कमता है, और ओवरऑल जो आपकी क्या होती है, लोड कितनी ऊपर पहुंच जाती है, 5 मीटर ही चल जाएगी। इट मीन्स अगर X मीटर का रोप, अगर मैंने 10 मीटर का रोप खींचा है तो लोड मेरा सिर्फ 5 मीटर ऊपर उठा है। क्यों, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से, इट मीन्स टोटल 10 मीटर का रोप निकल गया इधर से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 10 मीटर हटा के X मीटर लिखने जाऊँ तो क्या होगा, जिस तरह 10 का 5 यानी हाफ हो गया, तो लोड भी कितना उठेगा आपका, X/2 मीटर उठेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि कभी भी मूवेबल पुली कोई भी मिले, आप अगर इधर से X मीटर का लेंथ एफर्ट निकाल रहा है तो लोड X/2 मीटर हाइट ही चढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँ इसका, तो डिस्टेंस ऑफ रोप बाय एफर्ट, एफर्ट से कितना निकला, X मीटर,
डिस्टेंस बाय लोड x बाई 2 मीटर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल, x से x कैंसिल, वैल्यू क्या हो गई 2। वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल मूवेबल पुली इज 2। और याद रखिएगा वेलोसिटी रेशियो किसी भी पुली का, चाहे वो फिक्स पुली हो, चाहे वो सिंगल फिक्स पुली हो, मूवेबल पुली हो, या आगे आपको पढ़ाया जाएगा ब्लॉक एंड टैकल, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हो, किसी भी तरह का पुली का अरेंजमेंट हो, तो याद रखिएगा कि जैसे ही मशीन बनता है, मशीन बनते के साथ उसकी वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाती है, ना तो कमेगी ना तो बढ़ेगी। ये इस पर आपका एफिशिएंसी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो मशीन आपसे ये कई बार बोर्ड्स में भी एग्जाम में आया है कि मशीन का पुली मशीन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी रोप अगर निकालते हैं, अगर मैंने 6 मीटर खींचा तो सीधी सी बात है हाइट कितना बढ़ेगा, 3 मीटर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी रेशियो। अब मैं यहाँ से अगर एक रिलेशन निकालूँ मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में, तो वो आता है ये, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ वेलोसिटी रेशियो। ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज ये जो कभी भी आपको मिलता है किसी मशीन को सॉल्व करके, 2 आ गया, कभी 4 आ गए, कभी 3 आ गया, तो वो आइडियल का केस होता है जहाँ पर आपका रोप क्या होगा, मासलेस होगा, लोड और रोप मासलेस होगा, पुली मासलेस होगी, रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, उस कंडीशन में आपकी वैल्यू दी जाती है। वो आइडियल मशीन का केस है। और कभी प्रैक्टिकल मशीन का केस होगा तो ये हो जाएगा। समझा पाए? ये था सिंगल मूवेबल पुली। अब बहुत बार इसे मॉडिफाई किया जाता है, यानी सेम डेरिवेशन, सेम सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बिठाते हैं इसे। आप पॉज करके उसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब अगर इसे आप मॉडिफाई करेंगे तो इस हुक में क्या करना है, आपको पुली लगाना है, नो डाउट। ठीक, अब इस जगह पे आपको क्या करना है, एक सिंगल फिक्स पुली लगाना है, क्योंकि हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा सिंगल फिक्स पुली क्या करता है, उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 होती है, और वो क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है। और ये वैल्यू सिर्फ आइडियल के लिए है। एफिशिएंसी में असर पड़ जाएगा आपका, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पर भी लॉस होगी, लेकिन ओवरऑल आप जो वैल्यू कहते हैं डेरिवेशन, उसके लिए पूरी वैल्यू सही होगी। इसे कहते हैं मॉडिफाइड डायग्राम ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली। इधर से आया एरो पे ऐसे चला गया, तो देखिए टेंशन इससे 2 निकल रहा है, टी टी, एफर्ट आप इधर से खींच रहे होंगे इसे नीचे की तरफ, टेंशन भागेगा टी टी। तो एफर्ट से कितना टेंशन निकला 1, और लोड से कितना टेंशन निकला 2। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है। इसीलिए क्या किया जाता है कि कोई छत पे खड़ा होकर ऐसे नहीं खींचा जाता। आपको कोई भी सामान ऊपर की ओर उठाना रहेगा तो आपको एक फिक्स पुली लगाना ही पड़ेगा। ये समझा पाए? अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ कैसे होता है, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ इस तरह होता है कि मान लीजिए कोई फ्लोर है, किसी जगह पे सामान उठाना है, तो देखिए छत पे वो लोग इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं और यहाँ पुली लगाते हैं। ये छत है आपका। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, सपोज यहाँ से ये पुली हो गया, बिल्डिंग इस तरह से है। क्लियर आ रहा है? देखिए थोड़ा, हाँ इस जगह एक सिंगल फिक्स पुली लगा देंगे। वो ऐसे सामान को कुछ लोग मिलके यहाँ से खींचते रहते हैं।
इस तरह से कोई भी ग्राउंड फ्लोर से कोई भी सामान ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ही इस तरह बनाया गया, नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ना, उसे कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। देखिए है क्या, ब्लॉक कहते हैं इन दिस मशीन सिस्टम अपर पुली आर फिक्स पुली एंड लोअर फिक्स पुली आर कॉल्ड मूवेबल आर कॉल्ड ब्लॉक। देखिए अगर कोई पुली का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कुछ फिक्स पुली है, कुछ क्या है, मूवेबल पुली है। कोई एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे पुली है, लेकिन कुछ पुली ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड हैं और कुछ ऐसे पुली हैं जो कि है मूवेबल है, जो मूव कर सकते हैं, अपने पोजीशन से आगे पीछे जा सकते हैं। तो जो पुली मूवेबल है और कुछ पुली क्या आपके फिक्स्ड है, इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है उसे कहते हैं ब्लॉक। क्या कहते हैं, ब्लॉक। और उसके अंदर ये दो धागा यानी जो आपका रस्सी घूम रहा होता है उसे कहते हैं रोप को टैकल। तो जहाँ पर कुछ फिक्स्ड कुछ मूवेबल पुली हो और रोप के द्वारा सबको अरेंज किया गया हो, इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। समझा पाए। अब इसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा पुली लगे हुए हैं, कुछ फिक्स्ड और कुछ नॉन फिक्स्ड। याद रखिएगा फिक्स्ड वाले पार्ट हमेशा ऊपर की ओर लगे होते हैं, मूवेबल कहाँ लगे रहते हैं, नीचे। और अपर फिक्स पुली और लोअर फिक्स पुली में क्या होता है, अपर फिक्स पुली हमेशा लोअर वाले फिक्स पुली से ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, अपर फिक्स पुली, इसको याद रखिएगा, अपर फिक्स्ड पुली माइनस लोअर फिक्स्ड पुली। जनरली इन लोग का डिफरेंस कितना आता है, 1 आना चाहिए। याद रखिएगा नंबर, हाँ, नंबर ऑफ अपर फिक्स पुली एंड नंबर ऑफ लोअर फिक्स पुली का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक है। अब कहेंगे सर मान लीजिए 4 है तो क्या करेंगे, 3 और 1, 3 और 2 तो आपका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 4 का डिफरेंस कैसे 1 लाइएगा, पॉसिबल नहीं है, आधा तो कर नहीं सकते। ठीक है, 1.5 और 2.5 कर नहीं सकते आप, 2.5 एंड 1.5 तब तो कर नहीं सकते। तो वहाँ पे 2 केस बनता है, उसका डिफरेंस या तो आपका 1 होगा या तो क्या होगा, इक्वल। क्या होंगे, यानी जितने फिक्स पुली होंगे उतना क्या होगा, आपका मूवेबल पुली होगा। ठीक है, ये 2 केस बनता है। अब देखिए ब्लॉक एंड टैकल के कुछ कंडीशन बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केस 1, मैंने क्या कहा, अपर फिक्स पुली ज़्यादा होता है तभी ना आगे है, हाँ या ना। तो मैं बात करता हूँ क्या, 3 पुली को लेके, कितने पुली को लेके, टोटल 3 पुली अगर रखता हूँ इधर, तो आप बता सकते हैं कितने फिक्स्ड होंगे, कितने मूवेबल होंगे। वेरी गुड। अच्छा फिक्स कैसे होगा देखिएगा थोड़ा, ये मेरा सीलिंग है, सीलिंग से मैंने क्या किया है, एक रिपीट लगा के रखा है, ध्यान दीजिएगा। दो फिक्स पुली, नीचे लगा दिए एक मूवेबल पुली। अब इस पुली पे देखिएगा, हुक का क्या काम है देखिएगा, मैंने दोनों साइड हुक लगा के रखा है। समझा पा रहे, बनेगा कैसे देख लो पहले, बहुत लोग का डायग्राम समझ नहीं आता। और नीचे वाले हुक में हमेशा क्या झूलता रहेगा आपका, लोड। आपको एक रस्सी लेनी है और घुमाना है। देखो इधर, इसको बहुत ध्यान से देखना, रस्सी आया, इंटर कर रहा है, इधर से निकला तो सीधा ऐसे नीचे,
तो डायग्राम में थोड़ा, एक मिनट, ठीक जा रहा है। ये थोड़ा और निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पे हुक लगाते हैं। ऐसे निकला, ऐसे आया, ऐसे होते हुए इधर, अब ये पुली पे लगेगा। देखो इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर चीज़ों को, जैसे ये निकलता है इधर से रस्सी, सामने वाले पे चला जाता है, क्या होता है? देखो तुमने ऐसे खींचा, ये रस्सी खींच गई, टन गई, और ये देखो ये थोड़ी, ये ऐसे हुए, यहाँ पे आप पहुँचा ना, ध्यान से देखो, तुमने रस्सी खींचा है, तो तुम ये रस्सी तुम खींचते जाते हो, किसको, कौन एक्चुअली कौन खींच रहा है? देखो तुमने इसको खींचा, ये होते होते तो इस हुक को, यानी इस हुक को खींचेगा, तो ये हुक खींच के कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। लोड कहाँ उठेगा? ये मूवेबल है, ये दोनों फिक्स है, क्योंकि इसको ऊपर से रिपीट मार दिया गया ना। ये मूवेबल, ये ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये ऊपर नीचे थोड़ी हो सकता है। तुमने इसे जब खींचा, अल्टीमेटली ये रस्सी आके इस पर अटैच हो गई, तुमने इसे खींचा है। अब ध्यान से देखिए मैकेनिकल एडवांटेज होता कैसे है यहाँ पे। तो लोड क्या है और एफर्ट क्या है बताइए? तो लोड को कितना टेंशन, देखो एक ही रस्सी आ रही है ना सब में, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे मैंने एफर्ट लगाया, नीचे की ओर टेंशन भागा ऊपर की ओर। एफर्ट को कितना टेंशन खींच रहा है? एक ही टेंशन में खींच रहा है एफर्ट। अब बताओ लोड को कितना खींच रहा है? लोड पे काम करो, एक टेंशन इधर निकला, एक टेंशन इधर निकला, और यहाँ से जिस पॉइंट से तो वहाँ से दूर भागते एक टेंशन यहाँ निकला। देखो पर्टिकुलरली इस लोड पे कितना टेंशन अटैच्ड है। अब कहेंगे सर यहाँ पर भी टेंशन है, तो इधर भाग रहा है, ये इधर भाग, उतना नहीं। लोड को कौन खींच रहा है? देखो एक इधर और एक इधर, तो लोड को कितना टेंशन खींच रहा है? 3 ठो टेंशन। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या हुआ? लोड क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज 3 क्या है ये? फोर्स मल्टीप्लायर। क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, समझा पाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ये आपका एफिशिएंट 100% होगा तो ही पॉसिबल है। आपकी एफिशिएंसी 100% होगी तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर इसका प्रैक्टिकली का बात करें तो प्रैक्टिकल का फॉर्मूला वही हो जाएगा, n इंटू मैकेनिकल एडवांटेज मार देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, नोट कर लीजिए इसे। नहीं, लोअर मूवेबल होगा ना, लोअर पुली लिख देते हैं। हाँ, या लोअर मूवेबल पुली लिख दो। हाँ, ये थोड़ा दिक्कत हो गया था। लोअर तो मूव करेगा तो ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब कहेंगे सर इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? देखिए इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होगी? देखिए ध्यान दीजिए, जितना पुली है उतना ही उसका वेलोसिटी रेशियो होता है। अब कहने का मतलब क्या है? 3 है ना, इट मीन्स मैं इसको 3 मीटर खींचूंगा ना, लोड कितना मीटर जाएगा? जितना मैंने क्या था, जितना वेलोसिटी रेशियो उससे डिवाइड कर दो, उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या आएगी? 3, और ये हमेशा फिक्स हो जाएगा। जितना पुली है टोटल उतना ही वेलोसिटी रेशियो होती है इसकी। तो यहाँ से अगर मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली निकालूँ तो n इंटू क्या हो जाएगा? ये ना फॉर्मूला था आपका, n इंटू वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा इसमें भी। अब आप कहेंगे सर 4 पुली होता तो क्या करते? ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो 4 पुली का कितना होगा? वेलोसिटी रेशियो 4 पुली का कितना होगा? हाँ बताइए। अच्छा, अरेंजमेंट बताइए। 4 पुली अगर मेरे पास है, केस 2, कैसे अरेंज करेंगे? 2 और 2 केस क्या आ गया था? या तो डिफरेंस 1 होगा
या तो डिफरेंस 0 होगा। तो डिफरेंस कितना हुआ, इक्वल रहा था। अब नहीं समझ आया? समझे? देखिए ठीक है यहाँ तक। अब इसमें लगाते हैं लोड। अब लेके आते हैं क्या, रस्सी, ऐसे टच होके ही जाएगा। जहाँ से निकलेगा उसके सामने वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यहाँ से निकाल के इसी में सटा देते हैं। जहाँ से निकलेगा लास्ट उससे सामने वाले में। देखिए इससे मैं बता रहा हूँ गोल घुमाने से लाभ क्या होता है। अच्छा सवाल आपने पूछा है। अब बताइए इस लोड को कितना टेंशन कीजिएगा। एक टी इधर, एक टी इधर, एक पुल यहाँ पर भी है, एक टी इधर, एक टी 4, ठीक है। और एफर्ट को यहाँ पे एफर्ट लगा रहे होंगे नीचे की ओर, तो यहाँ से टेंशन निकला एक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। लोड के लिए कितना टेंशन होगा 4। तो ये आइडियल के लिए, रियलिटी के आइडियल क्या 4 होगा? नहीं। वेलोसिटी रेशियो कितना उसका होगा? आगे जितना पुली होता है वही उसका वेलोसिटी रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अगर मेरी एफर्ट की स्पीड 40 रहेगी ना, तो लोड की स्पीड क्या होगी 4 टाइम्स कम। अगर एफर्ट का स्पीड आपका हो गया 40, तो लोड क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज 4 है ना, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 10 की स्पीड से काम होगा। बोले सर कोई तो लाभ तो नहीं हुआ। ये तो मैंने स्पीड से बताया ना, वेलोसिटी रेशियो के कॉन्सेप्ट से। इसका लाभ ये हुआ कि आप 10 न्यूटन का फोर्स देके क्या कर सकते हैं, 40 न्यूटन का ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। 100 किलो की ताकत लगाकर 400 किलो का सामान उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 किलो का फोर्स लगाऊं और 1000 किलो उठाऊं, इसका मतलब 100, यानी कितने लगाने पड़ेंगे 100 ब्लॉक एंड टैकल लगाने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, कम ताकत में ज़्यादा काम कर सकते हैं आप। अब समझ आ रहा है कि शटर कैसे खुलता है? उसमें तो एक ही पुली था। अगर इसलिए देखिएगा ना, बहुत जो गांव के साइड में जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं पहुँच नहीं पाती, बड़े बड़े मशीनरी पहुँच नहीं पाती, वो लोग पुली का काम करते हैं। जैसे कि रास्ते के किनारे या फिर जहाँ पे देख रहे हो कि ब्रिज बन रहा होगा, और वहाँ पे आप देखिएगा ना कि पिलर लगा होता है, उसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े भारी वजन वाले ब्लॉक ऊपर तो उठा के छोड़ दिए जाते हैं, धप से गिरता है उसके ऊपर और उसको अंदर की ओर धक्का देकर पुश करके डाल देता है। तो उसको भारी को उठाने के लिए क्या है, आदमी मान लेते हैं 5, उसका वजन ही 500 किलो के ऊपर है, और जैसे जैसे खींचेंगे ऊपर जाए उसका वेट और ज़्यादा फील होने लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो लोग बहुत सारे ब्लॉक एंड टैकल लगा देते हैं। आप गूगल या यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे अरेंजमेंट दिखेंगे। वहाँ पे क्या होता है ना कि वो लोग बहुत देर तक खींचते हैं, उठता थोड़ा कम है क्योंकि वेलोसिटी रेशियो के कारण, लेकिन ताकत कम लगता है, बहुत ज़्यादा वजन का सामान उठ जाता है। इसलिए जब छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वजन का सामान जब ऊपर से वो नीचे की ओर गिरता है और वो नीचे की ओर धंस जाता है। इसका यूज़ उसमें होता है। समझा पाए? ठीक है। तो इस तरह 4 का भी आप कर सकते हैं और 5 का भी कर सकते हैं और 6 का भी कर सकते हैं। समझा पाए? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैं 5 का सिर्फ अरेंजमेंट बता दूं कि अरेंजमेंट आप खुद कर लीजिएगा। 5 का ऊपर कितना होगा, नीचे कितना होगा, बस ऐसे करना है। मैं एक रफली बता रहा हूँ, 1 2 3, 1 2, मेनली आपको पता है, आपसे डायग्राम तक पूछा जा सकता है। देखो ऐसे सामने रखो, जहाँ से निकलेगा उसको अपोजिट में। देखो इसको खींचने के लिए 2,
2 4 और 1 5 और यहाँ पर टेक वही आ जाएगा। समझा पाए? चलिए इसका थोड़ा नोट सुन लीजिए। ब्लॉक एंड टैकल इज फोर्स मल्टीप्लायर मशीन। हमेशा ये क्या होगा, फोर्स ही मल्टीप्लाई करके देगा। इट कैन मल्टीप्लाई फोर्स और स्पीड वन एट वंस। फिक्स पुली को क्या कहेंगे इसमें, ब्लॉक, ठीक है। फिक्स एंड मूवेबल को कहेंगे ब्लॉक और रोप को कहेंगे टैकल। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये 100% एफिशिएंट कब होगा? जब कोई इस पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा पुली और रोप के बीच में। सेकेंड, मास ऑफ अ रोप, मासलेस रोप। पुली का आपका क्या ब्लॉक भी क्या हो जाएगा या पुली क्या हो जाएंगे, मासलेस। और ये सारी चीज़ें क्या है, हाइपोथेटिकल है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मासलेस मटेरियल थोड़ी होता है। देखिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। इसका यूज़ किया जाता है फोर्स मल्टीप्लायर के लिए। इसका यूज़ होता है बहुत ही भारी भारी सामान उठाने के लिए। बोले सर थोड़ा देर पहले ही तो हम लोगों ने पढ़ा ब्लॉक एंड टैकल, उसके अंदर भी भारी भारी सामान ही उठा रहे थे हम लोग। कहेंगे ये उससे भी ज़्यादा भारी सामान उठा सकता है, ये उससे भी ज़्यादा भारी सामान उठा सकता है। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज ये आपका सीलिंग है। इस सीलिंग में मैंने यहाँ पे एक हुक लगाया, यहाँ पर एक हुक लगाया, यहाँ पर एक हुक लगाया और यहाँ पर इस हुक में मैंने एक पुली लगा कर रखा है। इस जगह में क्या रखा हूँ मैंने, पुली लगा कर रखा। देखिए होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पर एक पुली है जिसे कुछ लोड हैंग कर रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया है, नया स्ट्रिंग, देखो दूसरा स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक पुली है और ये धागा जाके मैंने इससे अटैच कर दिया है, ठीक है। यहाँ से ठीक है, स्ट्रिंग अटैच कर दिया और ये स्ट्रिंग पुली से होते हुए इधर मेरे हाथों में है। बस पकड़ लिया मैंने, जैसे था वैसे पकड़ लिया। सपोज यहाँ से मैं एफर्ट लगाऊंगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से टेंशन निकलेगा टी, ठीक है। बस इस चीज़ को जान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे एक टेंशन होगा, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू होगी, यहाँ भी टेंशन होगा, यहाँ भी टेंशन होगा, इस रोप में भी टेंशन होगी। अब टेंशन सब में क्या सेम टेंशन होगा, क्यों, रोप अलग है। तो इस टेंशन, इधर बताओ इस लोड को कितना टेंशन खींच रहा है, 2 टेंशन खींच रहा होगा, ये भी T1 ये भी T1, क्यों, दोनों आपस में सेम होगी। सपोज इस टेंशन को क्या कहेंगे, T2, तो यहाँ पे क्या होगा T2, तो ये भी क्या हो जाएगा T2। यहाँ कौन होगा T3, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो यही T3 तो इसके पास आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा T3। देख लीजिए, समझा पाए। इस पुली का नाम है A B C। ये तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज के लिए और कोई काम के लिए नहीं है। क्या, यहाँ पर 3 पुली का नाम दे, एक का पुली का नाम देते हैं A, एक का B, एक का C। अब देखते हैं कि किस पुली में क्या काम हो रहा है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर
फॉर मूवेबल पुली ए, एक ही दो में समझ आ जाएगा पूरा। फॉर मूवेबल पुली ए, एक मूवेबल पुली है, ठीक। इसके लोड किसके बराबर होंगे? किसके बराबर होगा? 2T1। और मैं यहाँ पे T1 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ये मेरे इक्वेशन 1 मानते हैं सपोज, ठीक है। ये पुली किसको खींच रहा है? बात सुनो, ये पुली तो लोड को खींच रहा है। क्यों? इस पुली से लोड कनेक्टेड थी। ये पुली किसको खींच रहा है? ये पुली से कौन कनेक्टेड है? टेंशन कनेक्टेड है। ये किसको खींच रहा है? T1 को। ध्यान से देखो, किसको खींच रहा है? T1 को, ठीक है। फॉर मूवेबल पुली बी, देखो फॉर मूवेबल पुली बी, ठीक है। यहाँ पे लोड किसके बराबर है? ये 2T2 किसको खींच रहा है? T1 को खींच रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ T2 प्लस T2 T1, यानी 2T2 इज इक्वल टू T1। हाँ या ना? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ T1, ये 2 नीचे आ जाएगा, हाफ ऑफ T1 होगा। T1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? L बाई, इधर ध्यान दो, 2T2 इक्वल टू T1, तो T1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? L बाई 2, हाफ L बाई 2, इट मीन्स L2 स्क्वायर। तो हमने क्या देखा? T2 इज इक्वल टू L बाई, क्यों 4 नहीं लिखा? देखो आगे समझ आएगा आपको। इसे कहेंगे इक्वेशन 2। फॉर पुली पुली से, अब देखो 2T3 किसको खींच रहा है? T2 को। तो मैं लिख सकता हूँ T3 प्लस T3 इज इक्वल टू T2, 2 टाइम्स ऑफ T3 इज इक्वल टू T2। क्लियर है? तो T3 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 ऑफ T2। T2 की वैल्यू क्या थी? L बाई 2 स्क्वायर, 1/2 L बाई 2 स्क्वायर, इट मीन्स L बाई 2 क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो इसी तरह हो जाता। देखो ध्यान से, 2 था तो 2 स्क्वायर, 3 है 2 क्यूब। देखो ध्यान से, 2 था ना, 2 का पावर में 2, 3 है तो 2 का पावर में 3। अगर 4 कॉम्बिनेशन होता तो 2 का पावर 4। अगर ऐसे n कॉम्बिनेशन होता तो क्या लिखते? L बाई 2 का पावर n लिख देते, यानी जितना तो कॉम्बाइन किया उतना, जितना मूवेबल। हाँ, ये तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मुझे पता चल गई T3 की वैल्यू। अब बताइए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था? लोड बाय एफर्ट। एफर्ट में क्या दिया उसने? T3 दिया। लोड में क्या आया मेरा? तो मैं यहाँ पे लोड की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए तो 2 क्यूब T3 इज इक्वल टू लोड, 2 क्यूब इधर गुना हो जाएगा, T3 है ना इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? T3 2 क्यूब हो जाएगा। तो लोड के जगह पे क्या लिखा जाएगा? T3 2 क्यूब, T3 से T3 कट गया, 2 का क्यूब, 8 हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। यानी 3 देखो 3 पुली का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो 2 का पावर 3, 4 पुली का कॉम्बिनेशन होगा 2 का पावर 4, 5 होगा तो 5। तो ये देखो, आपको ध्यान से देखो, मैकेनिकल एडवांटेज 8 मतलब क्या होता है? आप 10 न्यूटन का देकर कहाँ फोर्स देकर 80 न्यूटन का काम करा सकते हो, 8 टाइम ज़्यादा काम करा सकते हो। तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे कितनी होगी आप बता सकते हैं? यहाँ वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी? क्या आप बताइए?
यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो आपका हो जाएगा 2³ होगा। देखो वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला क्या था, लोड डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय लोड बाय डिस्टेंस बाय एफर्ट। अच्छा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर मैं कह सकता हूँ कि ये x उठा तो ये x/2 x/2, तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस x/2 जाएगा तो क्या होगा, ये x जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, ये गया x, तो ये x/, सपोज ये कितना ऊपर उठा x, मैंने इधर खींच लिया x, तो ये कितना उठा होगा, x/2 उठा होगा। ये x/2 उठा होगा तो ये उसका आधा उठा होगा, 2/2 यानी कितना होगा 4, ये उसका आधा उठा होगा यानी x/8। अब मैं डालता हूँ डिवाइड करने के लिए, डिस्टेंस बाय लोड, लोड कितना उठा होगा एक्चुअली, x/8 उठा होगा, और एफर्ट कितना उठा होगा, x बाई डिस्टेंस बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस बाय लोड होता है, सॉरी। x/8/x, यानी 2³ यानी जितना मूवेल होगा उतना का ये हो जाएगा वैल्यू। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गया, 2⁻n। ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 2⁻n। ठीक है, लेकिन ये हमेशा फिक्स होती है, वो वैल्यू फिक्स नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो आइडियल के केस के लिए है। वो किसके केस के लिए है, आइडियल के केस के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए वो वैल्यू नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक। प्रैक्टिकल के लिए फॉर्मूला तो वही हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अब कहेंगे सर कॉम्बिनेशन पुली का क्या काम है, कम पुली में ज़्यादा सामान उठाया जा सकता है। अभी आपने देखा क्या थोड़ी देर पहले कि 4 पुली था तो 4 आया वैल्यू, यहाँ 3 पुली पे वैल्यू आ गई 8, यानी 100 किलो का ताकत देके आप 800 किलो का काम कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी आपकी 8 गुना कम रहेगी। वेलोसिटी क्या होगा, उतना गुना कम जाएगा आपका। समझा पाए, ये था क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। जरूर, बी का थर्ड लाइन, यहाँ से मैंने T2 की वैल्यू निकाल ली। अब T2 की वैल्यू क्या आ गया, 1/2 T1। T1 की वैल्यू क्या थी, L/2, यहाँ पे निकाल लेते, पुटअप कर दिए। L/2 तो 2 था यानी 2 स्क्वायर दे दिए। ये तो 2 को इधर भेज दिया मैंने डिवाइड में, T1 अकेला था ना, 2 गया तो T1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ से L/2 2 स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, सी पॉइंट पे चेक किया। सी पॉइंट के अंदर क्या देखा मैंने कि 2 T3 मिलकर एक T2 को खींच रहे हैं, यानी 2 T3 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से मैंने T3 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हाफ T2 हो गया। T2 की वैल्यू थोड़े पहले निकाला गया, L/2 2 स्क्वायर L/2³। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पुली के अंदर। हाँ खत्म, एक छोटा सा टॉपिक और है बस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली ऑन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड एन। देखिए ये जो आप जितने पुली यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका सिंगल फिक्स पुली हो, सिंगल मूवेबल पुली हो, या फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हो, ब्लॉक एंड टैकल हो, ऐसा तो नहीं है कि पुली जो भी मिलेगा मासलेस मिलेगा। मास होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जैसे 200 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम हल्के में, और भारी में कहेंगे 200, 300, 400, 500 ग्राम, कुछ ना कुछ तो उसका वजन रहेगा, मास तो रहेगा सभी के अंदर। तो अगर मैं एक पुली यूज़ करूँ और एक के जगह मैंने 6 पुली यूज़ कर लिया, तो 6 पुली का मास तो कंसिडरेबल होगा, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो सपोज़ यहाँ पे कह रहा है क्या, कंसीडर करता है कि नंबर ऑफ़ पुली में मान लेता हूँ, नंबर ऑफ़ पुली मान क्या लिया गया कि मेरे पास कितने पुली है, n, और टोटल वेट ऑफ n पुली, टोटल वेट ऑफ
एन पुलिस कितना हो गया, W kg W ग्राम जो भी रहेगा आपका दे दिया रहेगा, ठीक है। और ये जो वेट है ना लोअर साइड में लग रही है, यानी पुली के एकदम क्या सारा वेट नीचे से कंसीडर कर रहा है। ये वेट कहाँ लग रहा है आपका, लोअर ब्लॉन्ग। इसके साथ मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि ये क्या है, अलोंग लोड, यानी लोड के साथ ये वेट लग रहा है, यानी लोड के साथ ये वेट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ तो जब वो बैलेंस्ड होगा तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, एफर्ट किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर, क्योंकि मुझे पता है कि एफर्ट से तो हम लोग सिंगल टी ही निकाल रहे होते हैं हमेशा एट द एंड वाले पॉइंट से। तो एफर्ट किसके बराबर है, टेंशन के बराबर। लोड, ये जो आपने लोड लिया है, ठीक है, साथ ही साथ में सारे पुली और सारे पुली के साथ अलोंग में लिखता हूँ रोप। अलोंग क्या होगा, रोप, रस्सी का भी तो वजन होगा। तो लोड के साथ साथ आप क्या करते हैं, पुली का वजन उठाते हैं, जितने सारे पुली और रस्सी का वजन भी उठाते हैं, यानी लोड प्लस वेट। ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा NT, नंबर ऑफ पुली एंड टेंशन। क्योंकि हम लोग ने इतना देख लिया, 2 पुली 2 टेंशन, 3 पुली 3 टेंशन, 4 पुली 4 टेंशन, किसमें, ब्लॉक एंड टैकल में। ये किस क्या डेरिवेशन है, ब्लॉक एंड टैकल का। आपने उसमें देखा होगा कि अगर आपके 3 हैं पुलिस तो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या आ रही थी, 3। अगर आपका 4 था तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा था, 4। अगर आपका 5 थी वैल्यू तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा था, 5, ठीक है, देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये तो लोड को उठाने के लिए कितना होगा आपका, नंबर पुली जितने हैं, जैसे 1 पुली का 1 टेंशन, 2 पुली के लिए 2 टेंशन, 3 पुली के लिए 3 टेंशन आ रहा था, तो n पुली है तो मेरे पास टोटल कितना टेंशन आएगा, NT आएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो लोड के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, लोड के जगह पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ NT माइनस W, ठीक है। और टी के जगह पे क्या रिमूव करके हम लोग लिख सकते हैं, NE माइनस W। तो लोड के जगह पे क्या लिख देंगे, NE माइनस W, और नीचे क्या है आपका एफर्ट, 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट करेंगे तो NE बाई E, और ये हो जाएगा W बाई E। देखो नंबर ऑफ पुली को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो सेम रहेगा। मैकेनिकल एडवांटेज देख लीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इससे क्या पता चला कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा नंबर ऑफ पुली से कम होगी। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी वेट बाय एफर्ट, अगर मान लीजिए पुली का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, रोप का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, उसको मैं एफर्ट से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो कुछ भी वैल्यू अगर मैं किसी से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक्चुअल वैल्यू से तो कम ही आएगी ना। तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा पूरी नहीं आता है, ठीक है। अब देखा जाएगा क्या वेलोसिटी रेशियो भी चेंज होती है क्या, तो कहा गया था नहीं सर, वेलोसिटी रेशियो क्या बनते के साथ फिक्स हो जाती है। तो थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, तो कहा गया था जितना पुली उतनी वेलोसिटी रेशियो। तो मेरे वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगी, n की n ही रह जाएगी। तो हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज देख लिया, ठीक है, हम लोगों ने वेलोसिटी रेशियो देख लिया, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी में। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, n माइनस वेट बाय एफर्ट बाय वेलोसिटी रेशियो क्या था, n। अगर मैं इसका 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट के हिसाब से इसे तोड़ दूं तो हो जाएगा n बाई n माइनस W बाई E बाई n, n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस W, एफर्ट नीचे चला आएगा, एफर्ट इंटू n। अब बताइए एफर्ट इंटू पुली किस, नंबर ऑफ पुली किसके बराबर था, आप चाहे तो लोड प्लस वेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, अच्छा इस एफिशिएंसी को मैं थोड़ा इस तरह दिखाता हूँ। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस W बाई EN। इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी क्या होती है, कम जाती है क्या। अगर मैं नंबर ऑफ पुली बढ़ाता जाऊँ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा,
ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँ तो क्या हो जाएगी, वैल्यू सामने वाले की डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, दस द एफिशिएंसी इज रिड्यूस ड्यू टू द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक ऑफ पुली, मोर द वेट ऑफ लोअर ब्लॉक लेस द एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा आप ब्लॉक मतलब जितने ज़्यादा पुली लगाएंगे उतना क्या ये बढ़ते जाने, ये अगर बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ है। लेकिन द ग्रेटर द एफिशिएंसी, ये उसके बढ़ाना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पुली क्या करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ पुली के या तो कमाइए या फिर पुली का वजन कमा दीजिए। वेट ऑफ द पुली शुड बी रिड्यूस, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है।